नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास 12th की चैप्टर में, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर। हमने ये चीज पढ़ी थी कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, तो उसके लिए कौन कौन से कारण हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजिकल मीन्स आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है आपका बॉडी का, जैसे इसमें ब्रेन आ जाते हैं, मसल्स आ सकते हैं, जीन्स आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, उनकी वजह से आपका एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हम पढ़ लेते हैं। फॉल्टी जीन्स, ये हमारे जो सेल होते हैं, हमारे बॉडी सेल होते हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, फॉल्ट आ गया उनमें। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉल्टी जीन्स। दूसरा हमारा हो गया एंडोक्रीन इम्बैलेंस। एंडोक्रीन सिस्टम हमने पढ़ा था क्लास 11th में। उसमें क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स होती है जो हॉर्मोन्स रिलीज करती है। एंडोक्रीन इम्बैलेंस का मतलब है कि हॉर्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो गए। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। आपने देखा होगा तब आपका मतलब कि मूड इम्बैलेंस हो जाता है, आप मूडी हो जाते हैं थोड़े से। तो वो कब होते हो, जब आपके हॉर्मोन्स बैलेंसिंग नहीं हो पाते। ठीक है, हार्मोन बैलेंस नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे माल न्यूट्रिशन। तब हमारी बॉडी हेल्थी फूड एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, तो हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और हम जो हमारी जो एनर्जी होती है वो गलत जगह पे लग रही है। ठीक है, जब हम हेल्थी फूड नहीं ले रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी हो रही है वो वेस्ट हो रही है, और जो एनर्जी हमें मिल नहीं रही है प्रॉपर, तो उसके कारण क्या होता है, कुपोषण। कुपोषण भी एक मुख्य कारण है, जिसका अल्टीमेट क्या होता है, उससे एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रेन इंजरीज। बोल सकते हो, इंजरीज बोल सकते हो कि आपने देखा होगा कि ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है, बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, तो हम क्या, थोड़ा सा हम पैनिक कर जाते हैं, या फिर हम थोड़ा सा होपलेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी एक रीजन है एबनॉर्मल बिहेवियर का। अब बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमारा आता है बायोलॉजिकल मॉडल। बायोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है, सेम वही चीज है, सिर्फ इसमें हल्का सा इसके अंदर क्या आता है कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की इसमें बात की जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है इसके अंदर, कि हमारे जो आप सबने पढ़ा था कि ब्रेन का और मसल्स का मतलब कि कनेक्शन होता है, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हम किसी भी गर्म चीज को टच करते हैं तो हमारे जो मसल्स होती है वो सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन में, कम्युनिकेट करती है कि ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आप पीछे हाथ कर दो। बट अगर न्यूरोट्रांसमीटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मसल्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाती है ब्रेन के साथ, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम दी गई है न्यूरोट्रांसमीटर में। जैसे सेरोटीन का इम्बैलेंस, मतलब ये कुछ केमिकल्स है जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो कि काम करते हैं मसल्स को, मसल्स का ब्रेन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो दो तीन इसमें बात की है, दो तीन केमिकल्स की। जैसे गाबा इसमें है, डोपामाइन है, सेरोटीन है। इनका इम्बैलेंस के कारण ये होता है एबनॉर्मल बिहेवियर हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी थिंकिंग है, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हम इसमें लास्ट में इसको बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। इसमें क्या आता है, साइकोलॉजिकल मॉडल में आता है आपकी मेंटल थिंकिंग, कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं मतलब टीज किया जा रहा है, एब्यूज किया जा रहा है, या फिर आपने देखा होगा कि आपके वर्क प्लेस पे भी क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो मतलब कि कई बार होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो मेल होते हैं उनको ज्यादा मिलते हैं, फीमेल्स बॉस को कम मिलते हैं, फीमेल पार्टी को कम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, कि उनको लगता है कि वो लोग मतलब ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अपने कामों में फंस के रह जाती है, गृहस्थी में फंस के रह जाती है, जिस कारण से नहीं कर पाती। तो ये होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो प्लेस है, जो वर्क है, वो सफर करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, थिंकिंग आएगी, ओवर थिंकिंग आएगी, अब्यूज आएगा, या आपको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर और फॉल्टी जीन कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जीन्स की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है।
और ये कहाँ से आता है, आपके माता या पिता या आपके पेरेंट्स से आपके बच्चों में आते हैं, हेरिडिटी जो होती है उसके अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम, हम सब ने पढ़ा है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक बच्चे के अंदर या एक एडल्ट के अंदर। तो उसमें क्या होता है, क्रोमोजोम एब्रिशंस का मतलब क्या है, 23 पेयर की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे एक्स्ट्रा या इससे कम क्रोमोजोम बन रहे हैं, ठीक है, एब्रिशन में गड़बड़ हो रही है। तो जिस कारण क्या होता है, हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब हो जाएगा कि हम कि जो हमारा मतलब कि कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, स्ट्रेस होता है, उसमें दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो जीन्स और एक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के मतलब हमने उन्हीं दो फैक्टर की यहाँ पे बात करनी है। एक तो आपके जीन्स के कारण आपके अंदर मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, और दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो एनवायरनमेंट कैसा रहा है, क्या मतलब कि आपकी कितनी एनर्जी है, कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ से लड़ने में या किसी भी स्ट्रेस से डील करने में, ठीक है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अंदर वो चीज़ आएंगी। नेक्स्ट हमारा आएगा सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे सोशल से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, यहाँ से कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार झगड़े हो जाते हैं, वॉर हो जाती है किसी कंट्री में, आपस में कोई हो जाते हैं, उसके कारण कोई स्ट्रेस हो सकता है, वायलेंस कि सोसाइटी में तुम्हारा मतलब कि एक तरह से झगड़ा हो गया है और तुमने बहुत ही मतलब कि गुस्से में रिएक्ट किया है, वायलेंस किया है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया है, मारपीट होती है, उससे तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हारा एबनॉर्मल बिहेवियर आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हो तुम, उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आप ओवर थिंक कर रहे हो उसको लेके, आपकी जो पैसा आना चाहिए आपको, मतलब कि एक प्रॉपर लाइफ आप नहीं जी पा रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। दूसरा आता है डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने इसमें भी बात की थी साइकोलॉजिकल फैक्टर में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी एक फैक्टर है जिसके कारण एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। दूसरा होता है नॉर्म्स, हर सोसाइटी की कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं जिस जो उनको फॉलो नहीं करते उस सोसाइटी के अंदर, तो उनको हमेशा ये बोला जाता है कि यार ये एबनॉर्मल हो गया है, ये पागल हो गया है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जॉइंट फैमिलीज होती है, उसमें लोग मतलब कि आराम से रहना या फिर मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर कोई मतलब कि पेरेंट्स या फिर उस फैमिली का कोई भी मेंबर अलग रहना चाहता है, या फिर फॉरेन जाना चाहता है या कहीं और बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो उनकी फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं कि अरे कि ये हमारे मतलब कि नॉर्म्स के, हमारे संस्कारों के खिलाफ जा रहा है, ये पागल हो गया, ठीक है, उसको भी एबनॉर्मल बिहेवियर करार दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसके अलावा सोशियो कल्चरल के जस्ट बाद में एक और चीज दी गई है इसमें, जिसका नाम है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। अब डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल होता क्या है, ऐसे पर्सन जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है कि उनके जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे, या फिर हार्ट अटैक की जिसमें ज़्यादा हिस्ट्री रही है, या फिर ऐसा कोई पेरेंट जिनको पहले से ही कोई डिप्रेशन की बीमारी रही है, ठीक है, या मूड स्विंग की बीमारी रही है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की उनको ये शिकायत रही है, तो उनके मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलती है, ठीक है। मतलब हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन काफी परसेंट चांस हो जाते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो भी सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो जीन्स में आ जाता है उनके, ठीक है। तो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल में 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे। जो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल होता है इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, डायथीसिस, इमोशनल एंड प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली बताया क्या गया है कि डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल हमें बताता है कि जो ये मॉडल है उसके अंदर होता क्या क्या है, कि हम स्ट्रेस से कैसे कैसे डील कर सकते हैं, या स्ट्रेस हम पे हमारा जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो किस कारणों से होता है, हम कैसे उससे डील कर पाते हैं। तो डायथीसिस की फर्स्ट यहाँ पे बात की, डायथीसिस बेसिकली होता क्या है कि आपकी हिस्ट्री, जीन्स की जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है, जीन्स क्वालिटी या जीन्स की जो हिस्ट्री है वो कैसी है, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी क्या इतना ही स्ट्रेस लेते थे क्या, वो रीजन तो नहीं है कि आप अभी स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर डील कर पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे कि आप वो डील कर पाते थे, ठीक है। इसमें हिस्ट्री देखी जाएगी पेरेंट्स की, जीन्स की। इसमें इमोशनल है कि आपका इमोशनल स्ट्रेस उस वक्त कैसा है, क्या वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे है, या न्यूट्रल लेवल पे है, या लो लेवल पे है, वो देखा जाएगा यहाँ पे स्ट्रेस का आपका इमोशन, कि आप ओवर थिंक करके उस स्ट्रेस को बढ़ा तो नहीं रहे हो, वो सारी चीजें स्ट्रेस का लेवल जो है,
और आपका वो कॉप अप करने का बिहेवियर यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आप जैसे कि जिस स्ट्रेस से डील कर रहे हो उसके लिए आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या चीजें हैं जो आप मतलब कितने टाइम तक उससे कॉप अप कर सकते हो, या फिर उनको कैसे सूझबूझ के साथ उपयोग करके अपने स्ट्रेस को हटा सकते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर में। हमने साइकोलॉजिकल मॉडल की बात की थी, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। साइकोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर होते हैं उसमें बेसिकली हमारे ओवर थिंकिंग या फिर हमारे जो माइंड पे जोर पड़ता है वो उसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे एब्यूज आ जाता है, या फिर कोई बच्चा होता है जिसका मतलब कि पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ होता है बचपन में, उसने वो चीज़ें देखी होती है, फेस किया होता है, तो उसके माइंड पे असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। प्लस में एब्यूज कर रहे हो आप किसी बच्चे को, या फिर आप दो बच्चे हैं उनमें भेदभाव कर रहे हो, या फिर कई बार होता है स्टेप मॉम या स्टेप फादर होते हैं वो अच्छे से बच्चे को ट्रीट नहीं करते, फर्क करते हैं, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये इसके अंदर आ जाती हैं। मतलब फॉल्टी पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप एक तरह से, वो सारी किस में आएंगी, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर आते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल। तो साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर हमारे कितने मॉडल आते हैं, इसमें 3 या 4 मॉडल हैं। ठीक है, फर्स्ट साइकोडायनेमिक मॉडल, सेकंड बिहेवियरल मॉडल, उसके अलावा कॉग्निटिव मॉडल और ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं साइकोडायनेमिक मॉडल। साइकोडायनेमिक मॉडल में हमारे क्या आता है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, आपका एबनॉर्मल बिहेवियर इस पे डिपेंड करता है। आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो की मैं सेकंड चैप्टर में भी बात कर चुकी हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर्स में बात की है मैंने, कि एक तो होता है कि आपको कोई चीज चाहिए, आपकी जो डिजायर होती है, आपकी जो डिमांड होती है, आपको वो चीज चाहिए, आपको नहीं पता कि वो कैसे लेनी है आपने, लेकिन आपको लेनी है। ईगो आपकी आती है, वो आपको कहती है कि सही तरीके से, कि मेरे को डांट ना पड़े, मेरे को वो चीज मिल जाए। ठीक है, सुपर ईगो कहती है कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज लेनी है, लेकिन आपको कहीं ये भी देखना है कि यार आपसे ज्यादा किसी और के लिए वो मायने तो नहीं रखती। ठीक है, यहाँ पे एथिक्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज आती है कि इसके कारण आपका एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं होता। यह हमारी बात आती है साइकोडायनेमिक मॉडल की। ठीक है, और एक हमारी पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात की जाती है, मतलब जिसके अंदर साइकोडायनेमिक मॉडल के अंदर हमारी पर्सनैलिटी की बात कर जाती है कि हमारी पर्सनैलिटी ही क्या ऐसी है कि हम हमारी जो आईडी या ईगो हमारे सुपर ईगो पे हावी हो जाती है। आपने एक चीज देखा होगा, मतलब कि टीवी सीरियल में देखा होगा कि एंजल्स होते हैं एक तरफ, और एक तरफ मतलब कंधे पे शैतान बैठा होता है। ठीक है, शैतान आपको हमेशा नेगेटिव चीज, मतलब कि मेरे को ये चीज चाहिए, मेरी डिजायर जो है वो छीन लूं, वो उस तरीके से बात बताता है। आप जो हो वो मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं ईगो को, और इधर आपकी सुपर ईगो होती है जो एंजल बताता है कि यार आपसे ज्यादा इस बंदे को जरूरी है, तो को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज बताती है। ठीक है, अगर आपके उसके अंदर मतलब पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज है कि आपकी आईडी ईगो आप पे सुपर ईगो पे हावी हो रही है, आपकी एंजल पे हावी हो रही है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल हमारा डिपेंड करता है या फिर बताता है हमें कि कोई भी चीज होती है हम बाय लर्निंग सीखते हैं, चाहे वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो चाहे वो नॉर्मल बिहेवियर हो। ठीक है, तो नॉर्मल बिहेवियर हम बाय लर्निंग भी सीखते हैं और एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें 3 तरह की लर्निंग की यहाँ पे बात करी गई है या कंडीशन करने की बात की गई है। कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें हमारा मतलब क्या बताता है, क्लासिकल कंडीशनिंग हमें बताता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारी जो लर्निंग होती है वो किस टाइप से होती है, जैसे कि आप डॉग है, आपका पेट है, आप उसको डेली एक ही बाउल में खाना दे रहे हो, या फिर आप घंटी बजा रहे हो उसके बाद उसको खाना दे रहे हो, तो उसके माइंड में एक चीज हो जाएगी, जैसे आप बेल बजाओगे तो उसके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करती है कि आपको अभी आप उसको खाना दोगे। ठीक है, ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग कि तब हम किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बॉल के साथ देखते हो तो आपके माइंड में ये आता है कि यार मेरे को पार्क में ले जाएंगे अभी। ठीक, तो वो होती है कि तब आप किसी चीज को कनेक्ट करके देख रहे हो, दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल लर्निंग। ठीक है, फिर होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी क्या कहती है कि जब कोई भी बिहेवियर जो होता है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब अगर आपको कुछ सही करने पे या कुछ गलत करने पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और या फिर आपको कुछ मतलब गलत करने पे पनिशमेंट मिल रही है और कुछ अच्छा करने पे रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट लर्निंग। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हमारा आता है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग की तब हम किसी को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्टार्स वगैरह देखते हो, आपको वो पसंद आते हैं तो आप उनको कॉपी करने का ट्राई करते हो, आप किसी को आइडल बना लेते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो। वो उसमें आपका क्या आता है, किसी को कॉपी करना, ठीक है, किसी और के बिहेवियर को कॉपी करना। तो ये सारी चीजें आती हैं जो कि आपको एबनॉर्मल बिहेवियर, ये फैक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। आपका बिहेवियर जो मॉडल है वो बताता है कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर किस किस रीजन से कर सकते हो। कई बार होता है कि आपको कोई चीज देख के गुस्सा आता है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि आपको रीइंफोर्स किया गया है किसी चीज के लिए, आपको प्रोत्साहन दिया गया है, तो उस चीज से भी हो सकता है कि गलत चीज के लिए हो सकता है, कभी प्रोत्साहन मिल गया हो, आप कभी चोरी करके कोई चीज ले गए हो लेकिन आपके पेरेंट्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर उनको बोला अच्छा आप ये चीज लेके आए हो, बहुत अच्छी बात, उन्होंने अपना फायदा देखा, वो चीज आपको गलत चीज के लिए रिइंफोर्स करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए या मेल एडेप्टिव बिहेवियर के लिए। सोशल लर्निंग की कोई गलत चीज देख के आपके मन में भी, जैसे डॉन वगैरह होते हैं, गुंडे वगैरह लोग होते हैं, आप ये देखते हो यार ये तो दादागिरी दिखाते हैं अपने, हमें भी ऐसे ही दादागिरी दिखानी है अपनी, ठीक, वो भी सोशल लर्निंग में एक तरह से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करती हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम एबनॉर्मल देख रहे हैं तो हम नेगेटिव वे में देखेंगे, पॉजिटिव नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कॉग्निटिव मॉडल। अब आपका जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है कॉग्निटिव मॉडल के अंदर आप कैसे देखते हो, उसमें कॉग्निटिव मॉडल के अंदर आता है कि आपने कोई परसेप्शन बना लिया या कोई एज्यूम कर ली कोई ऐसी बात जो कि मतलब कि बाद में सही नहीं निकलती है, उसका कंक्लूजन गलत निकलता है। जैसे किसी पर्सन को देख के आपने ये अनुमान लगा लिया कि यार इसने ऐसे ऐसे किया था, आपने बिना रीजन जाने ये मान लिया कि यार ये चीज ऐसी है, ये पर्सन ऐसा है, उसके बारे में ऐसा, ये कम्युनिटी ऐसी है, एज्यूम कर लिया या परसेप्शन बना लिया अपना एक कम्युनिटी के बारे में, ठीक है, जिसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, रॉन्ग निकलेगा हमेशा, ठीक है। तो उस चीज को एज्यूम करने से आपका जो बिहेवियर है एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाए, ठीक है, अगर आप गलत चीज का गलत परसेप्शन बनाते हो तो, और उसमें गलत तरीके से रिएक्ट करते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल मॉडल का मतलब क्या है कि एक जो ह्यूमन मॉडल है वो क्या बताता है, ये दो तरह के मॉडल इसमें इंक्लूड किए गए हैं, एक तो ह्यूमन मॉडल, एक है एग्जिस्टेंशियल मॉडल। अब ह्यूमन मॉडल के अंदर आपका क्या आ जाता है कि आप यहाँ पे बात की गई है, एक ह्यूमन जो है उसकी खुद की चॉइसेस होती हैं, उसकी खुद की डिमांड्स होती हैं, वो अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उसकी जो कुछ पर्सनल वैल्यूज होती है, पर्सनल मीनिंग होता है लाइफ का, ठीक है। उसमें ह्यूमन मॉडल में बात की गई है एक पर्सन के चॉइसेस के बारे में, क्या क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए अपने अंदर, सेल्फ केयरिंग के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में यहाँ पे बात की है। और एग्जिस्टेंशियल मॉडल हमारा बोलता है कि लाइफ में ना आपको हमेशा क्या मिलती है, चॉइसेस मिलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो चॉइसेस है, आप कौन सा जो आपका रास्ता है वो आप चूज करते हो, ठीक है। अगर आप लंबा रास्ता हमेशा चूज करते हो या फिर आप शॉर्टकट मारना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। अब कई लोग हैं जो मेहनत करना पसंद करते हैं एग्जाम में, और कई लोग हैं उससे बचने के लिए आप चीटिंग करना पसंद करते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप मेहनत करके जा रहे हो तो वो कहीं भी आप मार नहीं खाओगे लाइफ में। अगर आपसे कोई चीज पूछ ली जाती है आगे तो आप घबराओगे नहीं, आपका बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे तो आपका बिहेवियर आगे जाके एबनॉर्मल होगा, ठीक है। वो चीज इसमें दी जाती है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी है। और जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता रहता है वो अंत में कैसा अकेला रह जाता है, ठीक है, निराश रह जाता है, लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान होता है, ठीक। तो आज की हमारे लिए इतना ही। बाकी इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बतानी चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन जो हमने इसमें बात की है, ये हमारा एक टॉपिक रह गया था क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके अंदर है क्या, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, ताकि हम जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, उसको डायग्नोज कर सकें, ठीक है। उसके लिए हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है वो जरूरी होती है। और क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम दो तीन नामों से और भी जानते हैं, जिसका फर्स्ट नेम है साइकेट्रिक नोसोलॉजी या साइकेट्रिक टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो हमारी बात आई है ये आई है DSM-5 की, जो कि 2013 में रिलीज हुआ था। इसके अंदर क्या है कि अकॉर्डिंग टू मेंटल इलनेस
जो मेंटल इलनेस होती है उसको सिम्टम के बेस पे, डिस्क्रिप्शन के बेस पे उसको मतलब कैटेगरीज में बांटा गया है कि सिम्टम के बेस पे उसको एक एक कैटेगरीज दी गई है ताकि उनको पहचानने में या डायग्नोज करने में किसी भी मेंटल इलनेस को आपको हेल्प मिले, ठीक है। और दूसरी इसमें जो बात की गई है वो बात की गई है कि कैसा लोग फील करते हैं और कैसा वो बोलते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी बात की गई है डायग्नोज क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ये डीसीएस हमारा कहाँ फॉलो हो रहा है, ये अमेरिका में, अमेरिका की देन है या अमेरिका में ज्यादा फॉलो करते हैं लोग, ठीक है। अमेरिकन सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ये एक बुक है सिम्टम्स की कि आप किस बेस पे किसी का ट्रीटमेंट करोगे, मतलब किसको कौन सी जो मेंटल इलनेस है उसको किस कैटेगरी में मतलब कि डाला जाए। और ये एक बुक है जिसमें आपके मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम दिए गए हैं कि अगर ये सिम्टम दिखाई देता है तो आपको ये पर्टिकुलर इलनेस है, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उसको हेल्प करती है। दूसरा हमारी बात आती है ICD-10 की, यहाँ पे बात की गई है। ICD-10 हमारी अभी ICD-11 रिलीज हो चुकी है जो कि शायद 2022 जनवरी से एप्लीकेबल होगी, ठीक है। लेकिन हमारी बुक में ICD-10 ही दी गई है, हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली है क्या, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इंटरनेशनल है, यहाँ पे अमेरिका की सिर्फ बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटरनेशनल बात हो रही है। इसको कौन फॉलो करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है, ठीक है। अब इसमें क्या बात की गई है, ये ग्लोबली मतलब कि एप्लीकेबल है। और इसमें बात की गई है कि मेडिकल क्लासिफिकेशन के लिए ये सिस्टम यूज हो रहा है, मेडिकल क्लासिफिकेशन के लिए कौन से मेंटल डिसऑर्डर किस कैटेगरी में होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि मतलब मेंटल डिसऑर्डर की, जिसको मतलब WHO या हम ग्लोबली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जो डायग्नोज क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये एक तरह की बुक है, ये एक बुक है और ICD-10 एक स्कीम है, ओके। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।